नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को जब पहली बार नोटबंदी की घोषणा की तो देश की जनता को क्या नफा क्या नुकसान हुआ, यहां चर्चा इस बात की कतई नहीं है। बल्कि मोदी सरकार के इस फैसले से सबसे बड़ा झटका आतंकी संगठनों को लगा था, जिसमें नक्सलवाद भी शामिल है। इसके बाद 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने के फैसले ने भी माओवाद को तगड़ा झटका दिया। आलम यह है कि माओवाद का जहां क्षेत्रीय प्रभाव सिकुड़ता जा रहा है, तो उनके फंडिंग रिसोर्सेज में भी कमी आ चुकी है। 2000 के असल नोटों को जहां जमींदोज करने की घटना सामने आई थी, तो अब नक्सली नकली नोट छापने की जुगत में भी नजर आने लगे हैं। फंड की कमी नक्सलवाद पर ऐसा करारा प्रहार है, जिसकी वजह से संगठन में बिखराव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता। आज बिग स्टोरी के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे को लेकर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। भारत में टेरर फंडिंग का दायरा व्यापक हुआ करता था। इसके कई उदाहरण हैं जो आज भी भारतीयों के दिल को छलनी करता है। बात 26/11 मुंबई अटैक की करें तो संसद पर हमले की करें, या फिर गोधरा कांड की करें, या फिर दिल्ली के सरोजनी मार्केट की करें, इन सभी वारदातों में टेरर फंडिंग ही हुई थी। इनके अलावा देश के भीतर वैचारिक मतभेद से हिंसा में तब्दील हुए नक्सलवाद की बात करें तो इनकी भी ताकत इसीलिए बढ़ी क्योंकि इन्हें भी विभिन्न जरियों से पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा इन्होंने स्थानीय स्तर पर भी बंदूक की नोक पर जमकर वसूली की। पर मोदी सरकार के दो बड़े फैसलों ने इनकी जड़ें हिलाकर रख दी है। आलम अब यह है कि आतंकवाद पर जहां लगाम लगाने में बड़ी सफलता मिली, तो वहीं नक्सली अभी पैसों के मोहताज होते जा रहे हैं। एशियन न्यूज के खास पेशकश बिग स्टोरी के चौथे चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद ने किस तरह से संगठन को मजबूत किया, तो और अब के हालात क्या हैं। छत्तीसगढ़ की धरती को रत्न गर्भा, धान का कटोरा और शांति प्रिय धरा के नाम से विभूषित किया गया है। पर इस धरा पर नक्सलवाद कुंडली मारकर बैठा है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ आज भी विकास के उन आयामों को हासिल नहीं कर पाया है जिसके लिए कोशिशें बीते 24 वर्षों से निरंतर जारी है। हालांकि नक्सलवाद के दंश को कमजोर करने के पीछे किए गए प्रयासों को काफी हद तक सफलता मिली है, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। पर एक हकीकत यह भी है कि अब तक के प्रयासों ने माओवाद की रीढ़ तोड़ दी है। बीते एक दशक के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुद्रा को लेकर दो बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला 8 नवंबर 2016 को सामने आया था। तब उन्होंने प्रचलन से 1000 और 500 के नोटों को बाहर करने की घोषणा की थी। इसके बाद पीएम मोदी सरकार के निर्देश पर ही आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने का ऐलान कर दिया। हालांकि 2000 के नोटों को बदलने का क्रम अब भी जारी है, लेकिन बाजार में चलन से वह बाहर हो चुका है। पीएम मोदी के इन दोनों ही फैसलों का सीधा असर टेरर फंडिंग पर पड़ा। देश में आतंकवाद जहां कमजोर हुआ, तो नक्सलवाद के लिए यह करारा झटका था। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन,
और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। नक्सली पैसों का संधारण बैंक में नहीं करते, बल्कि वसूल किए गए पैसों को इकट्ठा करने के बाद अपने आकाओं की झोली में डाल देते हैं। इसके लिए बाकायदा चैनल और सिस्टम बनाया गया है। हालांकि पूरा पैसा नहीं दिया जाता, बल्कि जरूरत के हिसाब से स्थानीय स्तर पर भी पैसों का रखरखाव होता है। इसका तरीका क्या होता है, कैसे राशि जुटाई जाती है और किस तरह से खर्च किए जाते हैं, इन विषयों को लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये ने बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या है माओवादियों का तरीका। और वो जो फंड इकट्ठा होता है उसको किस तरीके से वो रखते हैं, क्योंकि बैंक में जमा करना तो पॉसिबल है नहीं, तो वो डंप किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से बचा के रखते हैं? क्या शहरी नेटवर्क इन सारी चीजों में उनकी हेल्प करता है? इसमें पहले हथियारों के संबंध में जो आपने कहा था, जो इनके पास ज्यादातर हथियार हैं, जो हम लोगों ने रिकवर भी किए हैं, जो हम लोगों ने सरेंडर्ड कार्टर से बातचीत में या उनके सरेंडर में जो हमको मिले हैं, ज्यादातर हथियार वो होते हैं जो ये पुलिस फोर्सेस से लूटते हैं। इनके अलावा सुकमा में भी और कांकेर में भी कुछ मुठभेड़ ऐसे हुए थे जिसमें कुछ विदेशी हथियार जो कि इंडिया में इस्तेमाल नहीं होते वो मिले थे। उनके संबंध में स्पष्ट तौर पे ये जानकारी नहीं मिली कि वो कैसे उन्होंने सोर्स किया था, लेकिन एक अंदाजा ये है कि नॉर्थ ईस्ट साइड में जो इंसर्जेंसी काफी सालों से रही है, वहां से इनका संपर्क रहा हो और हो सकता है उसी तरफ से वो जो हथियार है उनको इन्होंने सोर्स किया हो। इसके अलावा कई सारे आधुनिक जो हथियारों के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टेलीस्कोप माउंट होता है और ये होता है, ये भी कई जगह पकड़े गए हैं। और ये मतलब कहीं ना कहीं से अच्छे बड़ी मात्रा में इन लोगों ने प्रोक्योर किया है, जिसमें जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनका डेफिनेटली हाथ रहता है। कई बार कार्रवाई हुई भी है, अभी भी बहुत प्रभावी कार्रवाई करने का स्कोप है, गुंजाइश है इसमें, और इस दिशा में पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और जहां तक रही कैश की बात, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कबीरधाम जिले में भी पदस्थ था उस समय। हम लोगों ने एक डिवीजन कमांडर को वहां सरेंडर कराया था, और उसकी निशानदेही पे जब हमने डंप निकाला था तो हमको 2 डंप में ही लगभग 15 लाख रुपए कैश मिले थे। तो हम लोगों को यही अंदाजा है कि काफी सारा कैश जो है ये इनका डंप में भी रहता है, और इनका जो अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ इनके सीनियर लीडर्स रहते हैं उनके पोजीशन में भी रहता है। और जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या जो सिंपैथाइजर्स हैं, उनके माध्यम से भी काफी सारा पैसा जो है वो या तो किसी अवैध काम में, अवैध बिजनेस में, या तो किसी अवैध तरीके से वो कहीं ना कहीं पार करके रखते हैं। माओवाद ने जब छत्तीसगढ़ में पैर पसारना शुरू किया था, तब उनकी तादाद भी कम थी और इरादे भी हिंसात्मक नहीं थे। गुजरते वक्त के साथ माओवाद की विचारधारा में हिंसा शामिल हो गया और साहित्य व विचार की जगह बंदूक और बारूद ने ले लिया, जिसके चलते नक्सलियों को अब फंड की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लिया। बंदूक की नोक पर वसूली और लूट का ऐसा सिलसिला चला जो अब तक जारी है। संगठन काफी कमजोर था, लेकिन धीरे धीरे करके नक्सल संगठन अब काफी मजबूत हो चुका है, और मजबूत हथियारों के साथ साथ सोच और आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हुआ है। नक्सल संगठन को फंडिंग किस तरीके से आती है, नक्सल संगठन आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत होता जा रहा है और लगातार मजबूत होता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है, जिसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार ये प्रयास करती रही है कि आर्थिक जो एक लाइफलाइन है उसको काटा जाए, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। आज हम जानेंगे कि नक्सलियों को फंडिंग किस तरीके से आता है और किस तरीके से वो आर्थिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं, जिसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शलभ सिन्हा जी, जो बस्तर के एसपी हैं। लेकिन बस्तर में सुकमा जिला कह लें, कांकेर कह लें, काफी लंबा समय बस्तर में गुजारा है उन्होंने और नक्सल संगठन को करीब से देखा भी है। किस तरीके से फंडिंग होती है ये जानेंगे। सर, नक्सली आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, अभी उनका फंडिंग का पैटर्न क्या, किस तरीके से वो उनके पास फंड आता है? जो आपने बात बोली कि शुरुआत में जब वो आए थे तो छोटा सा ग्रुप था उनका, कुछ समय यहाँ पर रहे और यहाँ पे लोगों के साथ तालमेल बनाया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके रिक्रूटमेंट करते गए, और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे एक इस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं वो लोग।
और इसके लिए डेफिनेटली उनको फंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। और अपने इस संगठन को और ये जो पूरा नक्सलवाद है इसको जीवित रखने के लिए ये लोग विभिन्न जो सोर्सेज हैं उनसे फंडिंग जनरेट करते हैं। हम लोगों ने कई बार जो सरेंडर्ड कार्डर्स होते हैं उनसे बात की, और कई बार जो हमको साहित्य मिलता है, नक्सली साहित्य, कभी मुठभेड़ में कभी डंप में, तो उससे भी हम लोगों को जानकारी मिलती है इनके जो फंडिंग का सोर्स है। तो इससे काफ़ी सारी बातें निकल कर के आई हैं। जैसे जो भी अंदरूनी क्षेत्र में, जैसे तेंदुपत्ता एक बहुत मेजर सोर्स है इनके फंडिंग के। जो भी तेंदुपत्ता ठेकेदार होते हैं उनको ये थोड़ा सा दबाव दे करके उनसे कुछ वसूली करते हैं, और साथ साथ जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले जो ग्रामीण होते हैं उनसे भी इन लोगों का लेवी लेने की जो बात है वो सामने आई है पहले। इसके अलावा अंदरूनी क्षेत्र में कई सारे विकास के कार्य होते रहते हैं। जहाँ पे भी सिक्योरिटी वैक्यूम एरियाज रहता है, वहाँ पे जहाँ सुरक्षा बलों की उपस्थिति नहीं रहती है, वहाँ पे ये लोग अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो अंदर में जो भी लोग काम करते हैं उनसे भी ये लोग प्रयास करते हैं कि एक्सटॉर्शन लिया जाए, कुछ पैसे वगैरह लिया जाए। लोग भी अपनी सुरक्षा को देखते हुए कई बार ओब्लाइज कर देते हैं, कई बार इनको फंड वगैरह उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ अंदरूनी क्षेत्र में कई सारी गाड़ियां चलती हैं, तो अलग अलग सोर्सेज है लेवीज का। ये भी कई लोगों से सुनने में आया था, कई बार पता चला था कि जो गांव में लोग रहते हैं, जिन गांव में इनका प्रभाव है, वहां पे भी ये लोगों से कुछ ना कुछ ईयरली लेवीज वगैरह लेते हैं, और ये सारे विभिन्न सोर्सेज से इनकी जो फंडिंग है वो जनरेट होती है। इसके अलावा हम लोग ये भी हम लोगों को आशंका है कि अदर सोर्सेज, जो बाहरी सोर्सेज हैं, वहां से भी इनको कुछ ना कुछ फंडिंग समय समय पे होती रहती है, जिसकी वजह से ये लोग अपने जो इस पूरा नक्सलवाद का जो मूवमेंट है इसको जीवित रखने में कामयाब रहे हैं। दुनिया भर में भारत से बैर रखने वाले भी कई देश हैं, जिनमें पाकिस्तान और चाइना दो प्रमुख नाम हैं। ये दोनों ही पड़ोसी देश किसी न किसी तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने की कवायद में रहते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए जहां भारत को कमजोर करने की कोशिशें करता है, तो चाइना सैन्य और आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचता रहा है। दो राय नहीं कि उनकी कोशिशों की वजह से भारत को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है, लेकिन भारत की क्षमता थी जो दुश्मन देशों की साजिशों के बावजूद लड़खड़ा कर भी पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। अब बात करें नक्सलियों को मिलने वाले विदेशी फंडिंग की, तो इसके स्पष्ट प्रमाण भले ही सामने नहीं आए हैं, लेकिन नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिस इस बात से इनकार नहीं करती कि माओवादी संगठन का इनसे कनेक्शन होगा। सर, बाहरी सोर्स कहा आपने, और जैसे हमने कई बार देखा भी है इनके पास जो विदेशी हथियार है, कई बार जो साहित्य मिले हैं उनमें भी जो है विदेश का जिक्र जो है हमने सुना है। तो क्या विदेश से भी फंडिंग इनके पास आती होगी, जिस तरीके से जिक्र इनके खुद के साहित्य में भी देखा है? इस चीज़ से, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जैसा आपने बताया बिल्कुल सही है कि कई बार मुठभेड़ों में हमको ऐसे हथियार मिले हैं जो इंडिया में न तो बनते हैं न तो इस्तेमाल होते हैं, और कई सारे बाहरी देशों में भी अंडरग्राउंड ग्रुप्स रहते हैं इस तरीके के, जो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे ग्रुप्स आपस में तालमेल इनका रहता है, आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, तो इनके माध्यम से हथियारों का और विभिन्न तरीके के रिसोर्सेज का आदान प्रदान बिल्कुल संभव होता है। बगैर पैसों के एक छोटा सा परिवार नहीं चल सकता। ऐसे में पैसों की कमी के बीच एक संगठन का कितना दुभर हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वह भी माओवाद जैसा संगठन जिनकी मुख्य धारा से कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे में पैसा उनके पल पल की जरूरत है। हालातों पर ध्यान दें तो केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार बस्तर में लगातार विकास के कामों को बढ़ावा दे रही है। इसी की वजह से माओवाद की धरती कम होती जा रही है। पहले जहां उनका प्रभाव समूचे बस्तर में हुआ करता था, अब मात्र 40% तक सिमट चुका है। नक्सलियों ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपए जोड़ रखे थे, महज कागज के टुकड़े अब रह गए हैं। वसूली प्रभावित हो चुकी है, तो मान से निकलने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है।
सुरक्षा बल के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नोटबंदी से पहले माओवादियों की जैसी वसूली चलती थी। उनके मुताबिक अकेले दंडकारण्य क्षेत्र में ही करीब 150 करोड़ रुपए नक्सलियों ने वसूल कर जमा कर लिए थे। इन पैसों की वसूली तेंदुपत्ता ठेकेदारों, सिविल ठेकेदार और ग्रामीणों से पार्टी फंड के नाम पर वसूलते थे। लेकिन नोटबंदी की घोषणा ने उनके सारे अरमानों को महज कागज के टुकड़ों में तब्दील कर दिया। हालांकि इस दौरान भी माओवादियों ने जमा रकम को भुनाने की बड़ी कोशिशें की। ठेकेदारों, ग्रामीणों और शहरी नेटवर्क के जरिए ज्यादा से ज्यादा रुपयों को बदलवाने का प्रयास भी किया, पर इसका बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। इस दौरान माओवादियों की हिंसात्मक गतिविधियां भी सर चढ़कर बोलती नजर आई। माओवादियों ने मुखबिरी के नाम पर 70 से ज्यादा ग्रामीणों की हत्या कर दी। इसके पीछे मूल वजह पैसों का ही विवाद था। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने ही पुलिस और सुरक्षा बल को इस बात से वाकिफ कराया था कि कई ग्रामीणों को माओवादियों ने बदलवाने के लिए पैसे दिए, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लौटाया उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह का मामला 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किए जाने के बाद भी सामने आया था। सर, कोरोना की बात करें तो कोरोना में लगभग ये लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि नक्सलियों को फंड की कमी हो रही है। उसके बाद जब 2000 का नोट भी बंद हुआ, 2000 के नोट बंद होने के बाद भी ये सूचना मिल रही थी कि कई जगहों पे नक्सलियों ने 2000 के नोट को डंप करके रखा था। अब किस तरह, तो ये सारी खबरें किस तरीके से हैं और कितना प्रभाव जो है 2000 के नोट का पड़ा, कोरोना का पड़ा फंड को लेकर नक्सलियों? और देखिए 2000 का नोट हालांकि अभी भी लीगल टेंडर है। ये है कि धीरे धीरे करके उसकी जो प्रिंटिंग है वो बंद हो गई है। जो पुराने नोट्स थे 500 और 1000 के जो डिमोनेटाइजेशन जिसका हुआ था, उस दौरान काफी बड़ा झटका लगा था। काफी सारा इनका जो डंप था वो या तो वेस्ट हो गया या तो इन लोगों ने किसी ना किसी को भरोसे में दिया नोट चेंज कराने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में नोट एक्सचेंज कराना संभव भी नहीं था सबके लिए। तो उस वजह से भी फंड का जो नुकसान माओवादी कार्टर्स को हुआ था। और ठीक उसके बाद कोरोना आने के कारण जो फंडिंग थी, जो इनके सोर्स ऑफ इनकम थे, वो भी थोड़े से सिमट के रह गए थे। तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ा है। अभी जैसा आपने बताया 2000 के नोट, क्योंकि अभी भी हम लोगों को ऐसा अंदाजा है या ऐसा डाउट है कि जो अपने सिंपैथाइजर्स और ओवरग्राउंड कार्टर्स की मदद से ये लोग इस टाइप के नोट जो हैं उनको मार्केट में खपाने का प्रयास करते हैं और उसकी जगह पे जो ज्यादा प्रचलन में नोट्स हैं उनको लेने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का असल प्रभाव 2005 से नजर आना शुरू हुआ था। इसके साथ ही माओवादियों ने हिंसा के जरिए रकम जुटाने की शुरुआत की, जिसमें मिली सफलता ने नक्सलियों का हौसला बढ़ाया और फिर एक सिलसिला चल पड़ा। पर अब हालात विपरीत होने लगे हैं। बस्तर के उन संवेदनशील इलाके जहां कुछ समय पहले तक नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, सुरक्षा बलों ने ज्यादातर इलाकों से उन्हें खदेड़ दिया है। इसका असर ये हुआ कि अब नक्सलियों का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर पड़ गया है और फंड की कमी होने लगी है। उस कमी को दूर करने के लिए माओवादियों ने अब नकली नोट भी छापना शुरू कर दिया है। सुकमा में पुलिस ने दबिश देकर उनके एक मोर्चे को नाकाम करने में सफलता हासिल की है। सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कोंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा महिला सुराले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन्स व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी, बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशंस लॉन्च किया गया और वहां से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफ़ी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफ़ी संख्या में जो नकली नोट्स है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, उसका एक सॉल्यूशन इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है। जो मार्केट है, साप्ताहिक बाजार से फेरी वाले हैं और अंदरूनी गांव के जो आदिवासी है उनको फंसा के जाके
अपना जो रास्ता है वो नक्सली तैयार करना चाहते हैं और एक लार्जर प्लान की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान इसी माध्यम से नक्सली करना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि बिना पर्याप्त पैसों के किसी भी बड़ी संगठन को लंबे समय तक संचालित किया जा सकता है। वर्तमान हालात नक्सलियों के खिलाफ हो चुके हैं। पहले तो ये कि उनके जमा पैसों को नोटबंदी की एक घोषणा ने बर्बाद कर दिया। सोने पर सुहागा दूसरा आदेश निकला कि 2000 के नोट प्रचलन से बाहर होंगे। इन आदेशों ने एक झटके में जो काम किया, सही मायने में देखा जाए तो सुरक्षा बल और पुलिस की सालों की मेहनत पर ये डबल बोनस का काम कर गया। दूसरा बड़ा तथ्य ये कि सुरक्षा बलों ने सर पर कफन बांधकर बस्तर अंचल में विकास कार्यों को जो गति दी। हालांकि इस दौरान बड़ी तादाद में शहादत का सामना करना पड़ा, लेकिन नेक इरादों का कारवां बढ़ता गया और नक्सलियों की धरती सिमटती चली गई। इस पूरे विषय पर हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिये की बस्तर एसपी शलभ सिन्हा से सीधी बातचीत के अंश आइए आपको सुनाते हैं। सर, अगर फंड की कमी वाकई में अगर हो जाए नक्सलियों को और वाकई में अगर पूरे सोर्स अगर बंद हो जाए तो क्या लगता है कि नक्सलवाद कितने दिन तक चल पाएगा? बिना फंड के नक्सलवाद चल पाएगा? नहीं, बिना फंड के कोई भी मास मूवमेंट को जीवित रखना बड़ा मुश्किल है। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है, लगातार हमने अंदरूनी क्षेत्र में कैंप्स खोले हैं। किसी भी ज़िले की बात अगर हम कर लें, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, हर जगह, कांकेर, हर जगह पे हम लोगों ने अंदर में कैंप्स खोले। तो जो सिक्योरिटी वैक्यूम एरियाज है वहाँ पहुँचने का एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पे लोगों तक विकास के कार्य पहुँचते हैं। लोगों के मन में प्रशासन को लेकर के, शासन को लेकर के एक विश्वास बढ़ता है और इसकी वजह से जो इनका लेवी वाला पार्ट है, जो मैं कह रहा था कि ग्रामीणों से वसूली करते हैं, वो वाला पार्ट भी बंद हो जाता है क्योंकि वो इलाका सुरक्षित हो जाता है। तो वहाँ जितने भी अन्य तरह के व्यवसाय चलते हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हों, चाहे वो कोई ठेकेदार हों, चाहे गाड़ी चलाने वाले लोग हों, उनको भी लेवी नहीं देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे उनको वहाँ पे नक्सलियों का भय खत्म हो जाता है। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग में कमी आई है और तेंदुपत्ता ठेकेदारों से भी जो पहले वसूली जितनी संख्या में होती थी उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा साहित्य मिला नहीं है जिसमें पूरे बजट का इसमें डिटेल दिया हो, लेकिन आगे जब भी मिलेगा तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगी इनके फंडिंग में। और जैसे जैसे फंडिंग में गिरावट आएगी वैसे वैसे इस पूरे मूवमेंट को चलाना और उस पूरे संगठन को बना करके रखना इनके लिए मुश्किल होगा। सर, एक अंतिम सवाल। बस्तर में काफी ज्यादा नक्सलवाद जो है फैला हुआ है फिलहाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अपेक्षा। तो क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि यहाँ के जो फंड्स हैं, यहाँ के जो पैसे हैं, उनको वो लोग सेव करने के लिए आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के जो कैडर्स हैं उनके पास सेव करके रखे हो और वहां पे जो है वो पैसा चला गया हो? बिल्कुल, जो आपकी बात है ये बिल्कुल सही है कि जो पैसे को पार्क करने का जो तरीका है वो ज़रूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ से जो वसूली हुई है वो छत्तीसगढ़ में रहे। इनफैक्ट इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जो हम लोगों को समझ में आया है पहले से, कि ये जो इनके एरिया कमेटी लेवल के लोग हैं वो लोग वसूली करते हैं, फिर डिवीजन कमेटी के लोग वसूल करते हैं और ये सारा पैसा इकट्ठे होकर के हेडक्वार्टर जाता है। जो इनके सीनियर सीसी मेंबर्स हैं, जो सीनियर कार्डर्स उनके पास एक पोर्शन जो है वो रोजाना खर्चे के लिए और अपनी टीम को की देखभाल के लिए ये लोग इनके पास छोड़ते हैं, जो कमांडर्स है। उसके अलावा बाकी पूरा पैसा जो है वो हेडक्वार्टर में, क्योंकि वो बीहड़ में जंगल में है, वहाँ बारिश है, वहाँ उतना अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो पैसे, जो अमाउंट है, ये कहीं ना कहीं, जैसा हम पहले भी हमने बताया कि अपने सिंपैथाइजर्स को, अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के थ्रू कहीं ना कहीं पार करते होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बलों की उपस्थिति है, काफ़ी ज़्यादा विजिलेंस है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से पैसों को खपाना संभव नहीं है। तो डेफिनेटली ये अलग अलग जगह पे पैसों को खपाते होंगे और इसमें अन्य राज्यों में भी पैसे का आदान प्रदान होता है। तो देखिए कि फंड के बिना कुछ भी चल पाना, यहाँ तक कि नक्सलवाद को भी बढ़ा पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नक्सलियों के फंड को किस तरीके से रोका जाए। जिस तरीके से फिलहाल हालात तैयार हो रहे हैं और स्थानीय तौर पे जो लेवी या फिर स्थानीय तौर पे जो वसूली नक्सली करते हैं वो तो कम होता जा रहा है, लेकिन
जो एक खबर सामने आई है कि कई बार हमने देखा है कि विदेशों से भी नक्सलवाद का संबंध है, विदेशों से भी नक्सली कई बार हथियार लेकर आए हैं, उनके साहित्य में इन सारी चीजों का जिक्र दिखा है, तो फंडिंग भी विदेशों से आ सकती है। ऐसे में एक खबर जो लगातार चलती आ रही है कि बस्तर के लोगों को मरने के लिए सामने नक्सली कर देते हैं और जो बाहर के नक्सली हैं वो क्रीम लेयर में रहते हैं, वो ऐसे फैसिलिटी के साथ रहते हैं जो फैसिलिटी बस्तर के नक्सलियों को नहीं मिल पाती है। तो इससे ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि, और ये दावा भी पुलिस कई बार कर चुकी है कि यहाँ का पैसा और यहाँ के जो संसाधन है वो बाहर के नक्सलियों तक पहुंचता है और यहाँ के नक्सलियों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि फंड किस तरीके से इनका रोका जाए, शहरी नेटवर्क किस तरीके से इनका कमजोर किया जाए और नक्सलवाद को किस तरीके से बस्तर से, छत्तीसगढ़ से खत्म किया जाए। कैमरा पर्सन योगेश के साथ प्रशांत गजबी, एशियन न्यूज, जगदलपुर। देश की आजादी के करीब 1.5 दशक बाद नक्सलवाद का जन्म हुआ था। वही नक्सलवाद आज के समय में उग्रवाद के तौर पर जाना जाता है और देश के विकास में एक बड़ी बाधा है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के कई और राज्य भी इस नक्सलवाद के चपेट में हैं। लेकिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में जितना आतंक मचाया, वैसी विभत्सका का सामना देश के अन्य प्रभावित राज्यों ने नहीं किया है। बहरहाल वर्तमान में केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार जैसी विकास की रूपरेखा पर काम कर रही है। मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के खिलाफ जैसी जिद ठान रखी है, उसका सकारात्मक परिणाम कब तक सामने आएगा? छत्तीसगढ़ की धारा कब तक माओवाद से मुक्त हो पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनका सही जवाब फिलहाल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन एशियन न्यूज बिग स्टोरी के अगले चैप्टर में और सवालों के जवाब के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।